नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट गुड आंसर इन मेन एग्जाम फॉर हाईएस्ट मार्क्स। यूपीपीएससी मेंस मुख्य परीक्षा में अच्छा उत्तर कैसे लिखें। आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीपीएससी में मुख्य परीक्षा पर उत्तर कैसे लिखें, चाहे वो यूपीपीएससी हो चाहे वो यूपीएससी हो। चलिए आज उसी पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पूरी तरीका कि किस तरह से किया जाए, आंसर लिखा जाए। तो मुख्य परीक्षा में अच्छा उत्तर कैसे लिखें। यूपीपीएससी, जी हाँ एमपीपीएससी यहाँ लिखा हुआ है। यूपीपीएससी में सफलता निर्धारण का महत्वपूर्ण चरण मुख्य परीक्षा है और इस चरण की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है। आपकी उत्तर लेखन कला उन कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक है। यूपीपीएससी मेंस में लिखा अच्छा उत्तर आपको कई अभ्यर्थियों से आगे पहुंचा देता और आप यूपीपीएससी परीक्षा में सफल हो जाते। अन्य कारकों से समय प्रबंधन, हैंड राइटिंग शामिल है। हम यहाँ पर यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के बारे में जानेंगे। हाउ टू राइट गुड आंसर्स इन मेन एग्जाम्स। जी हाँ, आगे देखते हैं। अभ्यर्थी को मेंस में अच्छे नंबर लाने के लिए अपने उत्तर का प्रस्तुतिकरण उत्तम दर्जे का, सुंदर और प्रभावशील होना चाहिए, ताकि जब परीक्षक आपका उत्तर पढ़े तो उसे औरों से बेहतर उत्तर पढ़ने को मिले और वह आपको अधिक नंबर देने के लिए विवश हो जाए। अब आगे देखते हैं। इस वीडियो में हम यही बताने का प्रयास करेंगे कि यूपीपीएससी मेंस में कैसे उत्तर लिखना चाहिए। द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। कुछ हम यूपीपीएससी और यूपीएससी को लेकर जो मेंस आंसर राइटिंग का टिप्स आज हम आपसे हिंदी भाषा में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभ्यर्थियों को उत्तर लेखन का प्रयास नियमित रूप से करना चाहिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी का एक महत्वपूर्ण भाग उत्तर लेखन होना चाहिए। उत्तर लेखन में निपुणता के बिना मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर लाना मुश्किल है और कारण यह भी है कि मुख्य परीक्षा में समय की कमी महसूस की जाती है और लिखना बहुत अधिक है, समय कम होता है। आगे देखते हैं। लेखन में निपुणता उत्तर के प्रारूप बनाने न लगने वाले समय को बचाती है। जिन्होंने लेखन कार्य नहीं किया होता है वह एग्ज़ाम हॉल में पूरे प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि प्रश्न को समझना फिर प्रारूप बनाने में समय लगता है। इसलिए तैयारी के समय ही रोज़ उत्तर लेखन का समय निर्धारित करें और नियमित रूप से लिखते रहें। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रश्नों में विभक्त रहता है। आगे देखते हैं। 3 अंक वाले एक पंक्ति में उत्तर अति लघु उत्तरीय, 5 अंक वाले 50 शब्द में लघु उत्तरीय और 11 अंक वाले 200 शब्दों में निबंधात्मक। यहाँ पे देखते हैं। चाहे तो ये किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, ये बात नहीं कि यूपीपीएससी की बात की जाए, हम किसी भी पीसीएस चाहे एमपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, हर एक पीसीएस एग्ज़ाम में एक आपका काम आएगा, क्योंकि मेंस का आंसर राइटिंग टफ होता ही है। तो चलिए देखते हैं आपका किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे। किसी भी प्रश्नों का उत्तर लेखन एक प्रक्रिया से होती है। जी हाँ, किसी भी प्रश्नों का उत्तर लेखन एक प्रक्रिया होती है। पहला प्रश्न को समझना, दूसरा उत्तर की रूपरेखा तैयार करना, तीसरा उत्तर लिखना और चौथा उत्तर की प्रस्तुतिकरण को आकर्षक बनाना। अब उत्तर लेखन प्रक्रिया को प्रश्नों के अनुसार ही समझते हैं। 3 अंक के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कैसे लिखें। जो आपके प्रश्न 3 अंक के होते हैं उसे अति
लघु उत्तरीय प्रश्नों को किस तरह से लिखना है। तो 3 अंक के प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें लिखना कम है और अंक ज़्यादा है। इसमें 10-15 शब्द लिखने से 3 अंक मिलना है, बशर्ते कि उत्तर सटीक हो और दिए गए प्रश्नों का ही उत्तर हो। एक पेपर में इस भाग के कुल 30 प्रश्न आते हैं। इस प्रकार 90 अंक इन्हीं प्रश्नों से लाए जा सकते हैं। 3 नंबर के प्रश्नों का प्रारूप एक समान होता है। एक शब्द दिया जाता है जो कि किसी का नाम, स्थान, योजना आदि होता है। अब आगे देखते हैं। पेपर में सब्जेक्ट के अनुसार हर साल एक ही प्रारूप देखने को मिलता है, एक से प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब आगे देखते हैं। जैसे कि इतिहास में कण्व वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश आदि प्रश्न देखने को मिलते हैं जो कि एक ही प्रकार के हैं। वैसे ही अर्थशास्त्र में योजनाओं के सवाल, भूगोल में नदियाँ, पर्वत आदि एक ही प्रकार के प्रश्नों को एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे कण्व वंश स्थापना 75 ईसा पूर्व बाण भट्ट के हर्षचरित में वर्णन। दूसरा, किसने किया? तो वासुदेव ने की। तीसरा, शासनकाल 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक। अन्य तथ्य इसके बारे में, तो सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था। जस्ट अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसी प्रकार सभी वंशों का उत्तर लेखन एक प्रारूप बना गया है। इस प्रकार अन्य वंशों को लिखे जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी पेपर में, सभी सब्जेक्ट में यही लेखन की नीति अपनानी है। पिछले वर्षों के पेपर का अध्ययन करें और देखिए कि प्रश्न कैसे हैं, किससे संबंधित है, और उससे संबंधित 3 बातों को लिखना है जो कि महत्वपूर्ण हो। एक प्रश्न यह भी आता है कि कैसे लिखें, 3 पॉइंट में लिखें या 3 पैरा में। 3 अंक वाले प्रश्न को पॉइंट में ही लिखना चाहिए, इससे परीक्षक को स्पष्ट समझ में आता है और 3 पॉइंट 3 नंबर के लिए सही लिखे जाते हैं। लिखें। अब आगे देख लेते हैं। यदि पैरा में लिख रहे हैं तो परीक्षक 3 पॉइंट को देखने में असुविधा होगी और वाक्य जमाने में समय की बर्बादी। जैसे शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में मगध में कण्व वंश की स्थापना की और इस शासन का कार्यकाल 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। यह देखिए लिखने में भी भद्दा लग रहा है। यह जो है लिखा हुआ देखने में भद्दा लग रहा है, और यही जस्ट जो ऊपर में लिखा हुआ है देखिए कितना सुंदर और सटीक जवाब दिया गया है। तो ठीक आपको इसी तरह लिखना होगा। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे यह लिखने में समय अधिक लेता है और परीक्षक को दिखाने के लिए कि हमने सभी तथ्यों को लिखा है अंडरलाइन करना पड़ेगा, जिसमें भी समय बर्बाद होगा। तो निष्कर्ष यही है कि 3 अंक 3 पॉइंट में ही लिखें। अब आगे देखते हैं 5 अंक के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कैसे लिखें। तो 5 अंक के प्रश्नों को 50 शब्दों में लिखना होता है। कैसे लिखना है, निम्न बिंदुओं पर देखते हैं। पहला, प्रश्न को समझना, उत्तर की रूपरेखा तैयार करना। तीसरा उत्तर लिखना और चौथा उत्तर के प्रस्तुतिकरण को आकर्षक बनाना। तो देखते हैं प्रश्न को किस तरह से समझा जा सकता है। प्रश्नकर्ता हमसे क्या पूछना चाहता है, प्रश्न के अंत में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे प्रश्न की मांग को समझा जा सकता है और उत्तर का प्रारूप को समझा जा सकता है। पूछ ले शब्द, जी हाँ पूछ ले शब्द। व्याख्या, वर्णन, विवरण स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, प्रकाश डालिए। इन सभी शब्दों से प्रायः समान आशय
व्यक्त होते हैं। ऐसे प्रश्नों में अभ्यर्थी में से सिर्फ इतनी अपेक्षा होती है कि वह पूछे गए प्रश्न से संबंधित जानकारियाँ सरल भाषा में व्यक्त कर दे। जिस तरह आगे देख लेते हैं अब, आलोचना, समीक्षा, समालोचना, परीक्षा, परीक्षा निरीक्षण, गुण दोष विवेचन। ऐसे प्रश्न उम्मीदवार से किसी तथ्य या कथन की अच्छाइयों और बुराइयों की गहरी समझ की अपेक्षा करते हैं। समीक्षा, समालोचना, परीक्षा, परीक्षा निरीक्षण जैसे शब्दों में अच्छे और बुरे पक्षों का अनुपात लगभग बराबर रखा जाए, जबकि आलोचना वाले प्रश्नों में नकारात्मक पक्षों का अनुपात कुछ बढ़ा दिया जाए। विश्लेषण देख लेते हैं कि विश्लेषण का अर्थ होता क्या है। तो किसी एक विचार या कथन को सरल से सरल हिस्सों में विभाजित करना। किसी कथन का विश्लेषण करते हुए अभ्यर्थी को अपने मन में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितना जैसे संदर्भों को आधार बनाना चाहिए। उत्तर की रूपरेखा तैयार करना। दूसरा में लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखने के लिए उत्तर का प्रारूप निम्न होना चाहिए। व्याख्या, वर्णन, विवरण स्पष्ट कीजिए। स्पष्टीकरण, आलोचना, समीक्षा, समालोचना, परीक्षा, परीक्षण, निरीक्षण, गुण दोष विवेचन, विश्लेषण जैसे प्रश्नों में पहला नंबर भूमिका, 1 या 2 लाइन इंडेक्स लिखें, आंकड़े लिखें, सामान्य परिचय, परिभाषा या मुख्य भाग, प्रश्न से संबंधित तथ्य। दूसरा है मुख्य भाग में क्या लिखना है, तो प्रश्न से संबंधित तथ्य को लिखें। तीसरा देख लेते हैं, 2 लाइन सकारात्मकता के साथ एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ उत्तर समाप्ति। उपरोक्त प्रश्नों में पैरा बना के लिखें। विश्लेषणात्मक प्रकृति के प्रश्नों में बिंदुओं पॉइंट में लिखने के प्रयोग से बचना आवश्यक है। महत्व, कारण, अंतर, इनमें सीधे मुख्य भाग में ही आ जाएं। भूमिका लिखने की ज़रूरत नहीं। निष्कर्ष अब किस तरह से लिखें। कारण, महत्व 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तर में विभिन्न तथ्यों या बिंदुओं को सूचीबद्ध किए जाने की आवश्यकता है, इसलिए इन्हें बिंदु बार लिखें। 6 बिंदुओं को लिखना अनिवार्य है। भूमिका न लिखने का कारण प्रश्न की मांग और समय को बचाने का प्रयास है। अब 11 अंक वाले 200 शब्द निबंधात्मक प्रश्न अधिकांशतः 2 प्रश्नों से बनते हैं या प्रश्नों के अंत में संबंध होता है, जैसे कि इस क्रांति के कारण और उससे होने वाले परिणाम को बताइए। जो इस समय क्रांति हुई थी उसका कारण और उसके परिणाम को बताइए। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा गया कि मानव विकास में लक्षण किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था के विकास का नेतृत्व करेंगे। तो इन प्रश्नों को लिखने के लिए उत्तर का प्रारूप भी निम्न होना चाहिए। व्याख्या, वर्णन, विवरण स्पष्ट कीजिए। स्पष्टीकरण, आलोचना, समीक्षा, समालोचना, परीक्षा, परीक्षण, निरीक्षण, गुण दोष विवेचन, विश्लेषण जैसे प्रश्नों में भूमिका 3 से 5 लाइन तक इंडेक्स लिखें, आंकड़े, सामान्य परिचय और परिभाषा। फिर मुख्य भाग जो कि प्रश्न से संबंधित तथ्य और निष्कर्ष की बात कर ले तो 5 लाइन सकारात्मकता के साथ उत्तर समाप्ति करना है। इसमें उपरोक्त प्रश्नों में पैरा बना करके लिखें।
विश्लेषणात्मक प्रकृति के प्रश्नों में बिंदुओं के प्रयोग से बचना आवश्यक है। उत्तर लिखना। अच्छे उत्तर की मुख्यतः दो विशेषताएं होती है, प्रामाणिकता तथा प्रवाह। प्रामाणिकता का अर्थ है कि उत्तर में ऐसे ठोस तथ्य और तर्क विद्यमान होने चाहिए जिनसे प्रश्न की वास्तविकता मांग पूरी होती हो। मैप का उपयोग, विज्ञान में चित्रों का उपयोग, सरकार के डाटा आदि प्रामाणिकता बताते हैं। प्रवाह का अर्थ है कि पाठक जब पढ़ रहा हो तो उसे रुकावट ना हो। अब आगे देख लेते हैं। उत्तर के प्रस्तुतिकरण को आकर्षक बनाना। अपने उत्तर को ज़्यादा सुंदर व प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं, इसके कुछ प्रमुख सूत्र हम बता रहे हैं आपको। उत्तर के सबसे महत्वपूर्ण शब्दों तथा वाक्यों को रेखांकित करना न भूलें, पर यह ध्यान रखें कि रेखांकन का प्रयोग जितनी कम मात्रा में करेंगे उसका प्रभाव उतना अधिक होगा। आपकी लिखावट हैंड राइटिंग जितनी साफ सुथरी होगी, आपको अधिक अंक मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अच्छी हैंडराइटिंग से एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिल जाता है। अच्छी हैंडराइटिंग से एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिल जाता है जो अंततः अंकों के लाभ से परिणत होता है। अगर आपकी हैंडराइटिंग साफ नहीं है तो नुकसान होना तय है। इसलिए अभी से कोशिश कीजिए कि हैंडराइटिंग कम से कम ऐसी ज़रूर हो जाए कि उसे पढ़ते हुए परीक्षक को तनाव या सिर दर्द न हो। हैंडराइटिंग बड़ी हो जिससे परीक्षक को स्पष्ट समझ आए कि क्या लिखा है। अपने शब्दों तथा पंक्तियों के मध्य खाली स्थान इस तरह से छोड़ें कि आपकी उत्तर पुस्तिका आकर्षक नज़र आए। दो पंक्तियों के बीच में जितना गैप छोड़ते हैं, दो पैराग्राफ के बीच में उससे कुछ ज़्यादा गैप छोड़ें ताकि दूर से देखकर ही समझ आ जाए कि कहाँ से नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। समय प्रबंधन। 3 अंक के प्रश्नों के लिए अधिकतम से अधिकतम समय आप 1 मिनट लीजिए। 5 अंकों के प्रश्न के लिए आप अधिकतम समय 4 मिनट लीजिए और 11 अंकों के प्रश्नों के लिए आप अधिकतम समय मात्र 10 मिनट लीजिए। अधिकतम से अधिक समय आप मात्र 10 मिनट लीजिए। और यदि लास्ट में समय बचा हुआ है तो प्रश्न छूट रहे हैं तो कोशिश करें कि सभी प्रश्न को लिखें, भले ही कम लिखें। इससे प्रश्न अटेम्प्ट करने पर कुछ न कुछ नंबर मिल ही जाता है और मिल भी जाएगा। अब आगे देखते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि एक भी प्रश्न न छूटे। हाँ, जो प्रश्न अभ्यर्थी को आता ही रही है तो वह उसे छोड़ना ही होगा। 3 नंबर वाले प्रश्न यदि पहले क्रम लिखा हो तो गलत न लिखें, नहीं बन रहा है तो छोड़ दें। यदि 5-6 प्रश्न गलत हो रहे हैं तो परीक्षक पर नकारात्मक प्रभाव होता है। डायग्राम, चित्र या प्रयोग, रेखा चित्र, फ्लो चार्ट का प्रयोग आवश्यकता होने पर ही करें, अनावश्यक न बनाएं, इससे समय की बर्बादी होगी। अब विश्लेषणात्मक प्रश्नों को न करें। मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने की जगह निर्धारित है, अतः जहां ज़रूरत हो वहीं डायग्राम का उपयोग करें। भूगोल में चित्रों का उपयोग करें। मानचित्रों का उपयोग अधिकतम नंबर दिलाएगा आपको और दिलाता भी है, ऐसा देखा गया है हर बार। अब प्रश्नों के उत्तर किस क्रम में लिखें।
तो सबसे शुरू में 3 अंक वाले प्रश्नों को ही लिखें, उसके बाद 11 अंक वाले प्रश्नों को और 5 अंक वाले प्रश्नों को सबसे अंतिम में लिखें। 3 नंबर 15 मिनट से 45 नंबर दिलाते हैं। जी हाँ, 3 नंबर वाले जो सवाल है 15 मिनट में आपको 45 नंबर दिला देंगे। इन्हें अच्छे तथ्यों के साथ लिखिए। 11 अंक वाले प्रश्नों को दूसरे क्रम में लिखने का कारण यह है कि इसमें 10 मिनट का समय एक प्रश्न में लगता है और इसमें अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं और यह प्रश्न छूटना नहीं चाहिए और ना ही अधूरा, और अंतिम समय में समय की कमी के कारण यह प्रश्न छूट सकते हैं। अब आगे देखते हैं। 200 शब्द के उत्तर अधूरे रहने पर परीक्षक बहुत कम मार्क्स देते हैं। यही उत्तर पुस्तिकाओं में अक्सर देखा गया है। 5 नंबर के प्रश्न अंत में करने का कारण सिर्फ यह है कि अंतिम समय में जब अगर प्रश्न छूट रहे हैं तो कम शब्दों में लिखा जा सकता है। 4 लाइन लिखने में भी परीक्षक 2 नंबर दे ही देता है अगर प्रश्नों में कुछ उत्तर मिल गया हो तो। 5 नंबर के प्रश्नों पे सभी को औसत अंक आ जाते हैं, इसलिए 3 नंबर और 11 नंबर के प्रश्नों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए निरंतर सतत प्रयास किया जाना चाहिए ताकि परीक्षा हॉल में नियत समय में भी सभी प्रश्नों को हल किया जा सके। यह प्रयास सिर्फ एग्ज़ाम के कुछ समय पूर्व नहीं होना चाहिए। जब से तैयारी स्टार्ट करो तभी से लिखना प्रारंभ करो। नए अभ्यर्थी प्री और मेंस को साथ में ही पढ़ें। तो अगर आपको यह सब जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स यहाँ पर सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।